नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई-लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं व्याकरण। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या है, उसके बाद उपसर्ग के भेद और उसके उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं आपको उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश मूल शब्द के पूर्व में लगकर यानी कि उसके प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। देखिए, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व यानी कि उसके प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है पुत्र, ठीक है। अब इसके पूर्व में उसके प्रारंभ में अगर मैं लगा दूं को, तो क्या हो जाएगा? ये कुपुत्र। कुपुत्र यानी कि बुरा बेटा, ठीक है। यानी कि इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, विशेषता आ गई। अगर इसी के प्रारंभ में मैं को की जगह लगा दूं सु, तो क्या हो जाएगा? ये सुपुत्र यानी कि अच्छा बेटा, ठीक है। तो ये शब्द के मूल शब्द के प्रारंभ में लग रहा है और इसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लेकर आया, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग की दो विशेषताएं, वो कौन कौन सी हैं? इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसको हम स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये उपसर्ग सु है, सु। अब हम इस शब्द को स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कर ही नहीं सकते, सिर्फ इसको प्रयोग नहीं कर सकते। मूल शब्द के साथ अगर इसको लगा दें तो ही इसका प्रयोग हो सकता है, बाकी ये यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है। इसका कोई औचित्य, कोई उद्देश्य, कुछ काम नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, यानी कि शब्दों के प्रारंभ में लगकर ये, यानी कि जिसके प्रारंभ में लगा हुआ है, इसके अर्थ को बदल देते हैं। सिर्फ पुत्र था, सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र हो गया, बुरा पुत्र हो गया, कुपुत्र लगा के, ठीक है। तो उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसके अब प्रकार के विषय में बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से उपसर्ग मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो मूल रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग व अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। वैसे तो मूल रूप से तीन ही प्रकार हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में मिश्रण हो रहा है और प्रचलन बढ़ रहा है, उसके लिहाज से अब अंग्रेजी के उपसर्ग भी प्रयोग होने लगे हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, हालांकि हम इनको इसके प्रकार में शामिल नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग व अव्यय कौन कौन से हैं। संस्कृत के उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये उपसर्ग जो है संस्कृत के ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए संस्कृत के उपसर्ग को आप देखेंगे, ये अनु, ये संस्कृत का उपसर्ग है। अप, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। सम, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग अधिकांशतः संस्कृत के ही शब्दों में लगते हैं। जो हमारे हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं ना, उन्हीं में इनका प्रयोग होता है। अनुकरण, अपयश, सम्मान, ये तत्सम शब्द हैं। जैसे कि कोई शब्द है, मूल शब्द कर्ण, ठीक है, इसके प्रारंभ में लगा दिया अनु, तो क्या हो गया? ये अनुकरण। के बाद दूसरा है कोई शब्द, मूल शब्द हो यश, अगर हम यश के आगे यानी कि प्रारंभ में अप लगा दें तो क्या हो जाएगा? अपयश। अप का मतलब होता है बुरा या उल्टा, यानी कि जो यश होता है यानी कि सम्मान जो होता है, तो अप लगा देंगे यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, यानी कि बुरा सम्मान, ठीक है। यानी कि उसका अर्थ में परिवर्तन आ गया। एक मूल शब्द है मान, ठीक है, मान। अगर हम इसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा दें सम, तो क्या हो जाएगा? सम्मान। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि ये मूल शब्द के प्रारंभ में लग रहे हैं सम में, ठीक है। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये संस्कृत के यानी कि जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्दों में इनका मुख्य रूप से प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी भाषा से ही लिए जाते हैं। ये शब्दांश होते हैं हिंदी भाषा के और इनका अधिकांशतः हिंदी के ही शब्दों में प्रयोग होता है, अधिकांशतः, ठीक है। कई बार हो सकता है कि तत्सम शब्दों में भी इसका प्रयोग हो, लेकिन हिंदी के शब्दों में अधिकांशतः प्रयोग होता है और ये हिंदी के ही शब्दांश होते हैं, हिंदी के शब्दों के ही अंश होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अध, को, भर, ये हिंदी के ही शब्दांश हैं। जैसे कि पका, एक शब्द है पका हुआ, जो कोई चीज पक जाती है ना, तो उसको अगर हम उसके प्रारंभ में लगा दें अध, तो वो हो जाएगा अध पका, ठीक है। यानी कि जो चीज पकी नहीं है उसको, यानी कि पका तो पका हुआ हो गया, लेकिन अगर हमने उपसर्ग लगा दिया तो ये विशेषता आ गई कि वो अध पका हुआ है, यानी कि बिना पका हुआ, कम पका हुआ। को, अब कोई शब्द है मार्ग,
यानी कि रास्ता, ठीक है। अगर हम उसके प्रारंभ में को लगा दें तो वो क्या हो, कुमार्ग यानी कि बुरा रास्ता हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक उपशब्द है भर, ठीक है। अब पेट, एक शब्द है पेट, ठीक है। पेट के आगे अगर मैं उपसर्ग लगा दूं भर तो क्या होगा, भरपेट यानी कि पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कहाँ लग रहे हैं, स्टार्टिंग में लग रहे हैं, इसके प्रारंभ में लग रहे हैं, अधपका, कुमति और भरपेट, ठीक है। तो शब्दों के प्रारंभ में लग रहे हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं इसलिए हम इनको कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद बात कर लेते हैं उर्दू के उपसर्गों की। उर्दू के उपसर्ग जैसे कि बे, खुश, गैर, ये उर्दू के ही शब्दांश होते हैं, यानी कि उर्दू के शब्दों के ही ये अंश हैं। ये बात हम ध्यान रखें कि जितने भी उपसर्ग होते हैं किसी भी भाषा के हों, वो उसी भाषा के अंश होते हैं, उसी भाषा के शब्दों के अंश होते हैं वो, ठीक है। तो पहचानना बड़ा आसान है, उसी भाषा के शब्दों के अंश होंगे ये, ठीक है, किसी और भाषा के शब्दों के अंश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये उर्दू के भाषा के अंश हैं, यानी कि बे, होश, गैर। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मैंने 3 उदाहरण लगे हैं। जैसे कि बे से कोई शब्द है खबर, खबर के प्रारंभ में बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेखबर। कोई शब्द है नसीब, नसीब के आगे खुश लगा देंगे तो क्या हो, खुश नसीब। कोई शब्द है हाजिर यानी कि उपस्थित होना, ठीक है। हाजिर के आगे गैर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैर हाजिर यानी कि अनुपस्थित होना, ठीक है। अर्थ में परिवर्तन आ गया बिल्कुल। प्रारंभ में एक शब्दांश लगाने से उसके पूरे के पूरे अर्थ में परिवर्तन, बिल्कुल उल्टा हो गया, बल्कि अर्थ पूरा का पूरा उल्टा, ठीक है। तो ये थे उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के शब्दांश हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों की। हालांकि हम इनको काउंट नहीं करते हैं प्रकार में, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी के उपसर्गों की बात करेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो कि अंग्रेजी के शब्दांश होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्दों के अंश हैं ये, ठीक है। जैसे कि सब, डिप्टी, हेड, ये अंग्रेजी के शब्दों का ही अंश है ना। सब का मतलब होता है, आप जानते ही हैं कि जो मुख्य से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। डिप्टी वो भी उसी प्रकार से सहायक होता है, ठीक है। हेड, हेड यानी कि प्रमुख होता है। जैसे कि हम इंस्पेक्टर के आगे लगा दें सब इंस्पेक्टर, कलेक्टर के साथ लगा दें डिप्टी कलेक्टर, मास्टर के साथ लगा दें हेड मास्टर। तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण करते हैं, अंग्रेजी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि कलेक्टर है, ठीक है। अब कलेक्टर शब्द के आगे में हम अगर प्रारंभ में डिप्टी लगा दें तो क्या होगा, डिप्टी कलेक्टर हो गया, ठीक है। यानी कि कलेक्टर का पद छोटा हो गया इससे, ठीक है, डिप्टी लगाने से। तो अर्थ में परिवर्तन तो आ गया ना, विशेषता आ गई अर्थ में। उसी प्रकार से इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक, ठीक है। अगर हम उसके आगे क्या लगाते हैं, सब लगाते हैं, सब इंस्पेक्टर, तो क्या हो गया, उसका पद छोटा हो गया, एक पद वो कम हो गया, उसकी एक रैंक कम हो गई, तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूं प्रारंभ से कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।